गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, गवर्नर कॉलेज रांची। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये गेस क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इसको आप लोग जरूर स्टडी करें। देखिए, जैसा कि अभी जो एग्जाम हो रहा है उसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछा जाएगा और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा। और जैसा आपको मालूम है एग्जाम 1 घंटा का है या 1.5 घंटे का है ना, इसलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के लिखिएगा। और आप लोगों का क्वेश्चन वगैरह बहुत छूट भी गया है जैसा आप लोगों ने बताया मुझे, है ना। तो इसका एक कारण है कि आप लोगों का स्पीड बहुत स्लो है ना। क्वेश्चन बहुत इजी आता है, आ रहा है। आप लोग स्टडी करें और जो मैं गेस क्वेश्चन लिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप इसको ज्यादा से ज्यादा तैयारी करें इस क्वेश्चन को देखकर, ठीक है। चलिए मैं अब लिखाना स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन। आप लोग कॉपी लिखना स्टार्ट करें। अब वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो देखते नहीं इसीलिए मैं नई वीडियो बना रहा। अभी आप लोग का बहुत सारा रिक्वेस्ट आ गया है ना कि सर अकाउंट्स का कुछ इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन दे दीजिए। तो चलिए मैं कुछ गेस क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। देखिए, गेस क्वेश्चन ही रहता है। जो भी मैं दे रहा हूँ उससे प्रोबेबिलिटी जरूर गेस क्वेश्चन आएगा ही, है ना। और ये एक तो आधार है, आप लोग की रिक्वेस्ट पर मैं ये गेस क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहले तो मैं यहाँ आज का डेट लिखता हूँ। आज का डेट लिखिए 16 जून, है ना, 16/6/2022, ठीक है। और सब्जेक्ट में कर दीजिए अकाउंट्स। जो भी क्वेश्चन दूंगा उस जरूर आएगा, तो सब्जेक्ट में कर दीजिए अकाउंट्स। और ये क्लास 11th का है और टॉपिक ये गेस क्वेश्चन है, गेस क्वेश्चन से, है ना, गेस क्वेश्चंस। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। जैक बोर्ड की स्टूडेंट के लिए है, सीबीएसई बोर्ड की स्टूडेंट के लिए नहीं है। जैक बोर्ड में लिख दे रहा हूँ क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं, तो बोलते सर किस बोर्ड का है। ये जैक बोर्ड की स्टूडेंट के लिए है। बोर्ड है, चलिए जैक बोर्ड की स्टूडेंट के लिए यहाँ मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, जैक बोर्ड की स्टूडेंट्स के लिए है। चलिए, और प्रोफेसर नेम भी लिख दे रहा हूँ। इसी तरह का प्रॉब्लम है, व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहा हूँ। पूछ सकते या मेरा बनाने में कोई मिस्टेक हो उसको भी, जैसे कई बार मैं डिवाइड किया और लिख दिया कुछ और, है ना, तो वो पेन मिस्टेक या टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है स्टूडेंट, तो थोड़ा करेक्शन बोल दीजिएगा तो मैं कर दूंगा। और कई बार आप लोग मुझे बताए भी हैं गलती हुआ सर टाइपिंग करने में या फिर डिवाइड करने में। हाँ, ठीक है। मोबाइल नंबर भी लिख दे रहा हूँ, आप इसमें भी कंसल्ट कर सकते हैं। और पढ़ाई की व्हाट्सएप नंबर भी लिख दे रहा हूँ। गर्मी तो कम नहीं हुआ है। आप लोग रिक्वेस्ट पर आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और थोड़ा ऑडियो प्रॉब्लम है, उतना साफ आवाज नहीं आ रहा है। चलिए इसी में ही पढ़ाई करना है। तो अभी आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अकाउंट्स का, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एक मिनट, थोड़ा सा मैं ये देख लेता हूँ क्या मैं इससे पहले भी तो आपको बना के दिया हूँ और किस विषय का दिया हूँ उसको देखना होगा। अकाउंट्स का तो मैं पहले दिया हूँ आप लोगों को, देख ले रहा हूँ। एक बार एक मिनट स्टूडेंट्स,
इसका नहीं होगा तो फिर लॉन्ग आंसर टाइप बनाऊंगा ना। अगर कितना रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट होने से ना टाइम भी बर्बाद होता है। इम्पोर्टेंट चैप्टर मैंने जो भेजा है, बिजनेस स्टडीज का भेजा, इकोनॉमिक्स का भेजा आपको। अच्छा ठीक है, चलिए सिंपल इंटरेस्ट का भेजा है, लेकिन आप तो पढ़ते ही नहीं। इतना भेजने के बाद भी और क्या क्या वीडियो में बना के भेज दिया है, उसको देख ले रहा। कमर्शियल अर्थमेटिक का 2 बार आ गया, बिजनेस स्टडीज है। हम्म, नहीं भेजा। ये तो चलिए नहीं भेजा हूँ। चलिए, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होगा स्टूडेंट्स, ये कितने मार्क्स का होगा? ये जो है 5 मार्क्स, नहीं, ये प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा 2 मार्क्स का होगा, और टोटल इसमें से आपको 5 करना रहेगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का होता है। 2 जो है वो मार्क्स नोट करता है, ठीक है ना, और बराबर 10 मार्क्स का, टोटल 10 नंबर का। यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो है वो क्वेश्चन का 2 मार्क्स होगा, टोटल 5 क्वेश्चन रहेगा, तो 10 नंबर हो गया। ये मिड टर्म जो अभी जो एग्जाम होगा वो 40 मार्क्स का होगा, तो 40 मार्क्स में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो होगा वो 10 मार्क्स का होगा। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर तो मैंने बता दिया था। इम्पोर्टेंट चैप्टर पे आपके ग्रुप में, इससे पहले सुनिए, एग्जाम्पल लिखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन को लिखिए। तो आपको मैं यहाँ पर इस कलर में लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 है, वाई वाई इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड। सवाल ये है, क्वेश्चन, व्हाई इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया जाता है, ये एक सवाल है। और आपको मालूम है फिनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, और बैलेंस शीट, है ना। तो आपका जो सिलेबस आया है इस बार का एग्जाम का, उसमें फाइनल अकाउंट पढ़ना है विदाउट एडजस्टमेंट, है ना। तो फाइनल अकाउंट हर व्यापारी, हर बिजनेसमैन वर्ष के अंत में तैयार करता है। तो फाइनल अकाउंट के अंतर्गत 3 अकाउंट तैयार किए जाते हैं, जिसमें पहला अकाउंट का नाम है ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट, है ना। तो यानी कि ट्रेडिंग को फाइनल अकाउंट के अंतर्गत एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है ना, और फिनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए बैलेंस शीट तैयार किया जाता है, ठीक है। तो चलो, बैलेंस शीट जो है वो एक स्टेटमेंट है ना, इसलिए उसमें डेबिट और क्रेडिट का इस्तेमाल नहीं होता। इसको पहले भी मैंने आपको बताया था। तो बिजनेसमैन का क्या उद्देश्य होता है ना, हर बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव होता है, उसका उद्देश्य होता है लाभ या हानि को जानना, लाभ को जानना, लाभ या हानि को जानना, ठीक है ना, कि एक साल लाभ को जानना, ठीक है। हानि होना तो उसका सेकेंडरी कंडीशन है। हर बिजनेसमैन का ये उद्देश्य है कि वो एक जो व्यापार किया है एक साल के अंदर में, उसको कितना लाभ हुआ, है ना, ठीक है। तो ये लाभ को जानने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है ना। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूँ। तो चलिए इसको मैं एक चीज लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको ब्लू पेन से लिख दे रहा हूँ, आप लोग को देखने में इजी होगा। देखिए आप लोग, एवरी एवरी बिजनेसमैन, प्रत्येक व्यापारी, एवरी बिजनेसमैन वांट्स, जानना चाहता, वांट्स टू नो हाउ मच प्रॉफिट प्रॉफिट he has earned, कितना प्रॉफिट कमाया व्यापार से, और how much he
has incurred. How much loss? How much loss? या लॉस मैंने छोड़ दिया. Loss he has incurred at the end of an accounting period. Or period. Profit and loss gives knowledge of it, है ना. तो जैसे मैंने बताया कि हर बिजनेसमैन है ना वर्ष के अंत में फाइनल अकाउंट तैयार करता है. और फाइनल अकाउंट में क्या बनाया जाता है? तो एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, और एक बैलेंस शीट बनाया जाता है. इससे पहले कभी अगर कभी आपने वीडियो देखिएगा तो क्लियरली मैंने बता देता. तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से है ना ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की जानकारी होती है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की जानकारी होती है, और बैलेंस शीट बनाने से फिनेंशियल पोजीशन की जानकारी होती है, व्यापार की स्थिति की जानकारी होती है, एक पर्टिकुलर डेट को एसेट्स का और लायबिलिटीज का पोजीशन मालूम होता है. तो मैंने क्लियरली यहाँ पर लिखा प्रत्येक बिजनेसमैन व्यापारी जो है वो ये जानना चाहता है कि एक वर्ष जो व्यापार किया गया है, 12 महीना का जो व्यापार किया गया है, उस 12 महीने के व्यापार के दौरान उसे कुल कितना लाभ हुआ या हानि हुआ, है ना, ये जानना जरूरी है. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर नोइंग, है ना, हाउ मच प्रॉफिट और हाउ मच लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, है ना, ये इसका बताया गया. ठीक है, क्या हुआ था. चलिए अब आपको लिख दिए है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसको उतार लीजिए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए. क्वेश्चन नंबर 2 है ना, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि which provision of accounting standard is applied for providing depreciation. ये कहता है कि which provision of accounting standard is applied for providing depreciation. तो इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप लिख दीजिए, है ना. इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होगा, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ. देखिए, ठीक है, तो देखिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर लिखिए, आंसर है ना, आंसर लिखिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, यहाँ पर डैश 6 ब्रैकेट में इधर है AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, है ना. ये आपका एक हो गया है ना, ये क्वेश्चन हो गया आपका. अब आप आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3. डिप्रेशन चार्ज करने की बहुत सारी विधियां हैं. जैसे आपको पता है डिप्रेशन चार्ज करने के बहुत सारे मेथड है. तो हर मेथड जो है उसका एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है. ये फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, एक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, एक मशीन आवर रेट मेथड है, डिप्रेशन यूनिट मेथड है,
बहुत सारे मेथड्स है डिप्रेशन चार्ज करने का, लेकिन हर मेथड्स का अलग अलग जगह पर इंपॉर्टेंस है, यूज किया जाता है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि फॉर विच फॉर विच टाइप ऑफ एसेट्स फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ऑफ is suitable for which type of assets fixed installment method of depreciation is suitable। किस एसेट्स पर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड जो है जिसके माध्यम से डिप्रेशन चार्ज जाता है वो सुटेबल है ना। चलिए आप इसको लिखना है, ऊपर वाला तो पहले मिटाता हूँ ये। चलिए अब आइए इसका आंसर लिखिए। इसका आंसर मैं आपको दूसरा कलर से लिख दे रहा हूँ। आंसर देखिए, इस मेथड टाइप, this method is suitable this method is suitable on which there is less repairing expense and having short working life। For example, for example, furniture patent etc। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, है ना, 4 नंबर। 3 क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, अब आप इसको देखिए। आपको मैं दूसरा क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ, छोटा छोटा क्वेश्चन, उसको लिखिए। अब है कि जैसे डिप्रेशन चार्ज करने का तो आपको खैर मालूम हो गया कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, तो हर मेथड का मेरिट और डिमेरिट, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए आप लिखिए। देखिए क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 4, राइट टू merits of fixed installment methods। डिप्रिसिएशन चार्ज करने का राइट टू मेरिट्स ऑफ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन क्वेश्चन है। अब आपको बताना है कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड्स का जो मेरिट्स को बताना है, 2 मेरिट्स को। चलिए 2 मेरिट्स लिख दीजिए, लिखिए आंसर लिखिए, ठीक है। इसमें लिखिए आप अंडर दिस मेथड this method
fixed assets can be depreciated depreciated can be depreciated up to the zero value or estimated scrap, ये बेनिफिट है ना, वैल्यू। तो ये बेनिफिट हुआ पहला, ये पहला हो गया, पहला बेनिफिट लिखिए। अब आइए आप, ये हो गया पहला बेनिफिट। हाँ, दूसरा बेनिफिट लिखिए, दो बेनिफिट बता रहा था ना। और सबसे इजी है ये जो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, सबसे इजी है, सबसे सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। देखो, इट इज द मोस्ट है ना इजी मेथड, सबसे इजी मेथड ठीक है, फॉर ascertaining amount of depreciation, सबसे सुटेबल मेथड है, सबसे इजी मेथड है डिप्रेशन चार्ज करने का, सबसे इजी मेथड है ना। चलिए अब आप लिखिए, ये क्वेश्चन लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी जल्दी लिखिए, ठीक है। अब है कि आपको बताना है कि देखिए दो तीन तरह, देखिए एक्सपेंसेस आपको मैं बताया था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। जैसे कि मैंने बता रहा गिव, देखिए ध्यान सुनिए, गिव 4 examples of indirect expenses, है ना। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का आपको बताना एग्जांपल। देखिए एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है ना। आप मेरा वीडियो पहले देखे होंगे तो मैंने बताया है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है ना। तो और ये भी मैंने बताया था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड कहाँ होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड कहाँ होता है। तो जान लीजिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ जाइए, उसके बाद आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस समझ जाइएगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब वैसा खर्च जिसका संबंध वस्तु को बनाते समय होता है, वैसा खर्च जो किसी वस्तु को बनाते समय खर्च होता है, उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस भी कहते हैं, है ना। तो वैसा खर्च जिसका संबंध उत्पादन से हो, है ना, यानी वस्तु को बनाते समय, किसी आर्टिकल को प्रोड्यूस करते समय या किसी आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में जो खर्च होता है, जो एक्सपेंसेस होता है, उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल वेजेस पेमेंट कर रहे हो, है ना, तो फैक्ट्री वेजेस पेमेंट कर रहे हो, है ना, या गुड्स परचेज करके ला रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन, तो फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है, फ्रेट इनवर्ड हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना। कोल गैस एंड वाटर हुआ, मोटी पावर हुआ, ऑयल ग्रीस एंड पेस्ट हुआ, ये सब प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस हुआ, इसको डायरेक्ट एक्सपेंडिचर कहते हैं, है ना। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होता है वस्तु के बनने के बाद, किसी आर्टिकल को प्रोड्यूस करने के बाद का खर्चा जो होता है उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। अब आर्टिकल तो तैयार हो गया, आर्टिकल जब तैयार हो गया तो उसको वेयर हाउस में ट्रांसफर कर दिया गया, गोदाम में रख जाता है। पहला क्या होता है, प्रोडक्शन कहाँ होता है, फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री में तो प्रोड्यूस कर लिया गया,
अब प्रोड्यूस करने के बाद उसको कहाँ लाया गया, वेयर हाउस में उसको ट्रांसफर कर दिया गया। अब है ऑफिस का काम रिकॉर्ड करना, है ना, मार्केटिंग होता है, एडवर्टीजमेंट होता है, रिपेयरिंग एक्सपेंसेस होता है, डिप्रिसिएशन है, लॉसेस भी होते हैं। तो आपसे तो उस वस्तु के बनने के बाद जो भी खर्च होता है, यानी ऑफिस एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया। अब एडवर्टीजमेंट में जो खर्चा हो रहा है या मार्केटिंग में जो खर्चा हो रहा है, रिपेयर्स के लिए खर्चा कर रहे हैं, पोस्टेज एंड टेलीग्राम के लिए खर्चा कर रहे हैं, है ना, स्टेशनरी के लिए पेमेंट कर रहे हैं, ऑफिस में काम करने वाली एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस हो रहा है। तो ये जो भी एक्सपेंसेस हो रहा है बाद में हो रहा है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ। ठीक है, चलो अब इसका एग्जांपल लिख दो, टाइम इसको लिखो। अब इसको मैं यहाँ पर अब इसका एग्जांपल लिखो क्या है। अभी आपके सामने तो बहुत सारे एग्जांपल हम खुद बता दिए। तो पहला एग्जांपल लिख दो, है ना, जैसे कि आप लिख दो सैलरीज। सैलरीज कौन, ऑफिस सैलरीज, ठीक है, ऑफिस सैलरी, ऑफिस सैलरी एम्प्लॉय को दिया जाता है एक। दूसरा बता दो, दूसरा बता दो ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट। और बहुत सारा है, इसे बता दे रहे हैं आपको, जैसे कि इंश्योरेंस हुआ, इंश्योरेंस हो गया, सुन लो, इंश्योरेंस हुआ, एडवर्टीजमेंट में खर्चा हुआ, रिपेयर एंड रिवर्स में जो खर्चा हुआ, टैक्सेस जो पेमेंट कर रहे हैं, है ना, ये सब कैरेज आउटवर्ड हुआ। तो ये जो भी एक्सपेंसेस हो रहा है वो आपका वस्तु के बनने के बाद खर्चा है। अगर मान लो क्वेश्चन तुमसे पूछ देता है कि नहीं, गिव एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो क्या लिखते हैं? अगर आपको मान लो कि एक मिनट इसको पहले, इसको मैं हटा देता हूँ। अगर मान लो कि क्वेश्चन पूछ दे तुमसे कोई कि यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है ना, गिव, मान लो कि यहाँ पर गिव, है ना, फॉर एग्जाम्पल्स है, फॉर एग्जाम्पल्स में एक और लिख दो यहाँ पर, इंश्योरेंस हो गया, ऑफिस इंश्योरेंस हो गया, एडवर्टीजमेंट कर दो, चौथे नंबर में एडवर्टीजमेंट कर दो, एडवर्टीजमेंट, ठीक है ना। चलो विज्ञापन में गिव फोर एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलो इसको मैं पहले मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ। अब इसका आंसर तुम तैयार कर दो, इसके एग्जांपल्स क्या क्या होगा तो आपको तो पता ही है। इसके एग्जांपल्स जैसे मैंने बताया, वेजेस, वेजेस एग्जांपल हुआ, है ना, कोल गैस एंड वाटर हो गया, कोल गैस एंड वाटर हो गया, है ना। फिर आपका हो गया मोटी पावर हो गया, मोटी पावर हो गया, बहुत सारा एग्जांपल है ना, ठीक है। कैरी इन वर्ड हो गया। आपको इस मेरा मैं एक परफॉर्मा लिख के दिया हूँ यूट्यूब में, आप उसको देखिए। कैरी इन वर्ड हो गया, आपका वेजेस, कोल गैस वाटर हो गया, मोटी पावर हो गया, रॉयल्टी हो गया, ये सारे खर्च डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिया, ठीक है, समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। अच्छा, एक चीज समझ जाइए, आपका एक क्वेश्चन नंबर है, नहीं नहीं ये आपका 4-5 हुआ ना, 4, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 है, थोड़ा सा 4 हुआ था ना क्वेश्चन, एक शायद सीरियल थोड़ा गड़बड़ा गया है, ठीक है। ये जो था पहले क्या लिखा था, ये थोड़ा नंबर में गड़बड़ा दिया हूँ, डायरेक्ट जो 5-6, ठीक है, 5-6-7 देखिए। अच्छा ठीक है, चलिए नंबर, सीरियल नंबर ठीक ही है। आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा लिखिए, नेम,
name any two methods of providing डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करने का दो मेथड बताइए। आइए, तो डिप्रिसिएशन चार्ज करने का बहुत सारा मेथड जैसे मैंने पहले बताया, कौन कौन सा मेथड है आपको तो बताया गया था। तो पहला मेथड लिख दो, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस मेथड, ठीक है। और लिखिए फिक्स मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड को स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं या ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस मेथड भी कहते हैं। कोई विद्यार्थी कंफ्यूज नहीं हो जाए कि अगर कहीं पर ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस मेथड लिखा तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का कई नाम है। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड को ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस मेथड भी कहते हैं और फिर ये भी कहते हैं, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड। और दूसरा लिख दो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ओके, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। चलो तो हो गया आपका 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब आइए, देखिए आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब प्रोविजन, डिस्क्राइब प्रोविजन इन वन सेंटेंस, डिस्क्राइब प्रोविजन इन वन सेंटेंस, है ना। आपको बताना है प्रोविजन को एक सेंटेंस में, है ना। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, 7 नंबर। प्रोविजन मीन्स retention, retention of money of arrangements for depreciation renewal स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रोविजन को तो समझा दिया आप एक लाइन में। देखिए एक छोटा सा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें मिटा दूं क्या, चलिए देखिए ये अभी क्वेश्चन था कि व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट, आपसे से पूछ सकता है व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताइए, इसका हिंदी व्यापारिक खाता होता है। ट्रेडिंग अकाउंट एक लाइन में, तो ट्रेडिंग अकाउंट को समझाने के लिए आप परिभाषा भी लिख सकते हैं, बहुत सारे विद्वान का परिभाषा है ना। तो परिभाषा लिखिए जैसा भी है,
इसका ना आप सीधे डिफिनेशन स्टार्ट कर, ये इसका कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ। इसका आंसर देखिए, अकॉर्डिंग टू J.R. बैटली बॉय के अनुसार, J.R. बैटली बॉय इन्वर्टेड कॉमा में ट्रेडिंग अकाउंट shows results buying and selling of goods in preparing this account in preparing this account, the general in preparing this account, the general office expenses are ignored, मतलब नहीं रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, ignored and only goods are recorded। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज ट्रेडिंग काउंट। ट्रेडिंग काउंट क्या है, इससे पहले भी मैंने आपको समझाया था कि ट्रेडिंग काउंट का हिंदी व्यापारी खाता है, और हर व्यापारी जो होता है वर्ष के अंत में फिनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करता है ना, और इनकम स्टेटमेंट करता है, एक फिनेंशियल पोजीशन इनकम स्टेटमेंट के अंदर में ही आ जाता है ट्रेडिंग काउंट, प्रॉफिट लॉस। ट्रेडिंग काउंट तैयार करता है और प्रॉफिट लॉस। हर व्यापारी वर्ष के अंत में फाइनल अकाउंट तैयार करता है। फाइनल अकाउंट में एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और बैलेंस शीट बनाया जाता है, याद कर लीजिए, है ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो जैसा यहाँ लिखा हुआ है J.R. बैटली बॉय का जो डिफिनेशन है कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो एक रिजल्ट्स बताता है ना। क्या चीज का रिजल्ट बताता है? बाइंग और सेलिंग का, है ना। कि आपने सीधा कॉन्सेप्ट, एक मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ऑफ होगा यहाँ पर, है ना, ठीक है। OGF इसको ना आप करेक्शन कर लीजिए, ये जो है ना इसको हटा देते हैं। देखिए ये जो ये लाइन का ऑफ है वहां पर, मैं दोबारा पढ़ दे रहा हूँ कि द ट्रेडिंग अकाउंट शो द रिजल्ट्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स, आप कितना में खरीद के लाए और कितना में बेचे। मान लो कि इस सेंटेंस का मतलब यही होता है कि 1,00,000 रुपया में हम गुड्स परचेज किए, सपोज करो, और उसको सेल कर रहे हैं 1.5 लाख रुपया में, 1,50,000 में। तो बाइंग और सेलिंग, बाइंग किए 1 लाख रुपया में और सेलिंग कर रहे 1,50,000 रुपया में। इसका रिजल्ट क्या आ रहा? प्रॉफिट आ रहा है ना। वो प्रॉफिट कितना आ रहा है? 50,000। तो यही रिजल्ट को बताता है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट है वो, है ना। तो इसमें ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो बाइंग और सेलिंग का एक रिजल्ट है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स का रिजल्ट है, और वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बताता है। अगर मान लो कि 1 लाख रुपया में हम खरीदे, ठीक है, और गुड्स को परचेज किए और उसको सेल कर दिए सीधे हम 1.5 लाख रुपए में, तो 50,000 रुपया का हमको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। या 1 लाख रुपए हम खरीदे और 90,000 में बेच दिए, तो 10,000 रुपया का ग्रॉस लॉस हो गया, है ना।
तो ये एक रिजल्ट बताता है। और यहाँ पर उसके बाद लिखा है इन प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट द जनरल ऑफिस एक्सपेंस आर इग्नोर्ड, यानी कि ऑफिस एक्सपेंसेस का रिकॉर्डिंग्स ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं होता है ना। केवल इसमें जो गुड्स का ट्रांजेक्शन होता है, परचेज और सेल्स का रिकॉर्ड हुआ। तो चलिए, मैंने बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस लिखते हैं, यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं, है ना। वस्तु को बनाते समय जो खर्चा हुआ ये भी है, ठीक है। जैसे कि वेजेस पेमेंट कर रहे हो, कोल गैस वाटर है, मोटिव पावर है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर मैंने लिखा गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जी आर बैटली बॉय द ट्रेडिंग अकाउंट शो द रिजल्ट्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट द जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस आर इग्नोर्ड, यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड नहीं होता। ओके, चलिए हटाइए। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, लिख लिए होंगे। और ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से क्या बेनिफिट होता है, उसको क्या क्या चीज की जानकारी, तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की जानकारी। दो बात तो हो गया क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था, जरा देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका इससे पहले ये होगा आपका 9 नंबर होगा, ठीक है, ये 9 नंबर होगा। नंबर लिखने भूल गए थे स्टूडेंट बताने में, तो आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। 1 2 3 है ना, 3 हो गया, और हो गया 4, 1 2 3 4 5 इधर हो गया, 6 6 3 9, अब 10, ये 9वां नंबर क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 9 था, है ना। अब 10 नंबर आइए, क्वेश्चन नंबर 10 आइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, चलिए जो लिखा उसी को उतार दीजिए, और क्या। किसी ऑथर का डेफिनेशन आप अपने से भी लिख सकते हैं, ऑथर का डेफिनेशन लिखिए। आपका एक चीज मालूम होना चाहिए, आपका सिलेबस में सिंगल इंटर सिस्टम दिया हुआ है ना। सिंगल इंटर सिस्टम जो है उसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहते हैं। तो ये छोटे छोटे व्यापारी द्वारा अडॉप्ट किए जाते हैं। सुनिए, एक सिंगल इंटर सिस्टम है, तो जब डबल इंटर सिस्टम का इन्वेंशन नहीं हुआ तो लोग सिंगल इंटर सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो ये उस समय में था जब अकाउंट्स का उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, है ना। गोल्डन रूल्स नहीं आया था, डबल इंटर सिस्टम नहीं आया था, तो उस समय लोग छोटे छोटे व्यापारी थे, व्यापारी अपने तरीके से अकाउंट्स का मेंशन करते थे, रिकॉर्ड करते थे। तो सिंगल इंटर सिस्टम को इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इसलिए कहा जाता है कि वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है, वहाँ डेबिट और क्रेडिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना वो, ठीक है। तो जब डबल एंट्री सिस्टम का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो लोग अपने अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते थे सिंगल एंट्री सिस्टम पर, है ना। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ कि एक छोटा सा चाय दुकान वाला व्यापार प्रारंभ किया 5,000 रुपया लगाकर, थोड़ा ज्यादा अमाउंट बता दी, 1,000 रुपया लगाकर स्टार्ट किया 9 बजे सुबह, और शाम जब हुआ तो उसका मैंने 1,000 रुपया लगाया कैपिटल के रूप में, उसको मान के चलो। उसमें चीनी खरीदा, चाय पत्ती खरीदा, गुड़ खरीदा, लकड़ी खरीदा, और जो भी सामान खरीदा उस दुकान, चाय दुकान को चलाने के लिए। शाम हुआ, है ना, जब दुकान बंद करने लगा, सारा चीज खत्म हो गया, तो उस समय उसका बॉक्स में 1,500 रुपया गिनने पर हुआ, 1,500 रुपया। तो इस तरह से देखो 500 रुपया जो है वो प्रॉफिट हो गया, उसका दिन भर का कमाई हो गया, है ना। यानी सुबह का कैपिटल था 1,000 रुपया और शाम का कैपिटल हो गया 1,500 रुपया, और वो हो गया आपका 500 रुपया प्रॉफिट, है ना। तो छोटा व्यापारी के लिए सिंगल एंट्री सिस्टम ठीक है। जो सब्जी बेच रहा है 1,000, 2,000, 5,000, 4,000 रुपया लगाकर, वो सिंगल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर अकाउंट्स को रिकॉर्ड करता है, कोई कागज में, कोई दीवार में लिखता था। अब तो ऐसा नहीं है, लेकिन बड़ा जो कंपनी है या बड़ा व्यापारी वो सिंगल सिस्टम कहाँ से फॉलो करेगा, क्योंकि सिंगल सिस्टम का जो रिजल्ट आता है वो इनकम्प्लीट है, वो गलत बता देगा, है ना। वहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड नहीं है ना। ठीक है, चलो वहां पर मेंशन ही नहीं, तो लिखो बाबू, क्वेश्चन इसे देते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉर विच है ना टाइप, फॉर विच टाइप ऑफ बिजनेस, ऑफ बिजनेस, फॉर विच टाइप ऑफ बिजनेस, है ना,
incomplete record systems system is suitable ठीक है। अब आपको बताना है किसके लिए सूटेबल है। तो अभी तो बता रहे थे छोटा व्यापारी के लिए, इसका आंसर तैयार करते हैं। इसका आंसर तैयार कीजिए। आज मैं 10 क्वेश्चन आपको बना के भेज रहा हूँ, आप इसको तैयार कीजिए। ये 10 क्वेश्चन का गेस है। चलिए देखिए किसके लिए सूटेबल है भाई, लिखिए सुटेबल फॉर स्मॉल, अरे सुटेबल फॉर सुटेबल SUITABLE suitable for small आंसर छोटे व्यापार के लिए। ठीक है, छोटे व्यापार के लिए। फॉर सुटेबल फॉर स्मॉल कंसर्न, CONC, यहाँ पर सी छूटा हुआ है, कंसर्न्स फॉर कंसर्न्स है ना। देखिए इन स्मॉल concerns most of the transactions are in cash and assets and liabilities are also that is why this system SYS system is suitable for such concerns. देखिए ये छोटा व्यापार के लिए ठीक है। सिंगल सिस्टम जो है इनका छोटा पूंजीला है, क्योंकि उन्होंने देखो छोटा व्यापारी कोई भी दुकान पान विक्रेता है और 5,000 रुपये लगाकर व्यापार किया, उसमें ज्यादा कैश ट्रांजेक्शन में कोई एसेट्स और कोई लायबिलिटी, डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट कोई मतलब नहीं, बस कैपिटल का डिफरेंस से ही प्रॉफिट मान लेता है। तो इसका मतलब वह छोटे व्यापारी के लिए सिंगल एंट्री सिस्टम सुटेबल है। फॉर विच टाइप ऑफ बिजनेस, तो छोटे व्यापार के लिए है ना। देखो ना सब बाजार में जाओगे तो कुछ सब्जी बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई पान बेच रहा है, तो इन लोग के लिए सिंगल एंट्री सिस्टम है ना वो सुटेबल है। सिंगल एंट्री सिस्टम को ही इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम कहते हैं स्टूडेंट्स। तो आज मैं छोटा सा एक वीडियो बना दिया हूँ है ना, और कल मैं फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसका है ना, और देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन का भी बनाएंगे। अभी थोड़ा सा आप 10 क्वेश्चन लिखिए और फिर नेक्स्ट वीडियो बनेगा। ओके, तो फिर हमको बताइएगा। ओके, और ये मैं अभी इसको लिख दे रहा हूँ लेक्चर 1 है ना, लेक्चर 1 है, इसका नेक्स्ट लेक्चर भी आएगा, जरूर आएगा है ना। थोड़ा फ्रेश माइंड होगी फिर बताऊंगा। अभी चूंकि कॉपी चेक करके दो, थोड़ा सा 10 क्वेश्चन का एक छोटा सा गेस्ट क्वेश्चन बनाया का वीडियो बनाया। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है ना। और इम्पोर्टेंट चैप्टर है डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट है। तो इसी से क्वेश्चन पूछ जाए। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, बस 4 चैप्टर तो है। क्या क्या चैप्टर का नाम सुनो, डिप्रिसिएशन है, फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, और क्या बताया मैंने,
एक चैप्टर और मैंने बताया था, वो है आपका टोटल 4 चैप्टर। डिप्रिसिएशन हो गया, फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट हो गया, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हो गया, है ना, और सिंगल एंट्री सिस्टम, है ना। तो यही इतना इसी का आपको पढ़ना है। अभी 10 क्वेश्चन का वीडियो दे दिया हूँ, आप नेक्स्ट कल क्लास होगा तो फिर बनाइएगा, है ना, पढ़िएगा, स्टडी कीजिए, है ना। अभी 10 क्वेश्चन उतारिए, समझिए, और जो दिक्कत होगा या मेरे बताने में जो दिक्कत हुआ है